सोचिए, एक ट्रेडिंग कंपनी जो सिर्फ मसाले और कपड़ा खरीदने आई थी, वो देखते ही देखते एक पूरे उपमहाद्वीप पर हुकूमत करने लगती है। और फिर कहानी एक और मोड़ लेती है, जब सत्ता उस कंपनी के हाथों से फिसलकर सीधे एक साम्राज्य के ताज के नीचे चली जाती है। जी हां, ये भारत में ब्रिटिश शासन की वो असाधारण कहानी है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? चंद व्यापारियों का एक ग्रुप एक पूरे देश का शासक कैसे बन गया? यह सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है, पर इसका जवाब छिपा है इतिहास के उन पन्नों में जो आज हम साथ मिलकर पलटेंगे। तो देखिए, हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई कैसे, फिर कैसे वो व्यापार से शासन तक पहुंची, उसके बाद कैसे कंपनी पर पहला कंट्रोल लगाया गया, और फिर वो दौर जब शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया, और आखिर में इसी कहानी ने कैसे भारत की आज़ादी और हमारे संविधान की नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत से, एकदम जड़ों से। पहला पड़ाव, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। जरा सोचिए, साल 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ व्यापार, क्वीन एलिजाबेथ आई से चार्टर लेकर, और करीब करीब 150 साल तक वो व्यापारी ही बने रहते हैं। लेकिन फिर आता है साल 1765। ये वो साल था जो गेम चेंजर साबित हुआ, एक ऐसा मोड़ जिसने कंपनी और भारत दोनों की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। तो यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है, वो मोड़ जहां तराजू की जगह तलवारें और फरमान ले लेते हैं। ये दौर था कंपनी के असली इरादों के सामने आने का, व्यापार से शासन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। 1765 ये तारीख भारतीय इतिहास में बहुत अहमियत रखती है। क्यों? क्योंकि इसी साल कंपनी के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने उसे व्यापारियों की कतार से उठाकर सीधे शासकों की गद्दी पर बिठा दिया। उन्हें मिली दीवानी। अब ये दीवानी क्या थी? ये कोई छोटा मोटा अधिकार नहीं था। इसका मतलब था बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उस वक्त के सबसे अमीर सूबों में से एक, वहां से रेवेन्यू यानी टैक्स वसूलने का हक। और सिर्फ टैक्स ही नहीं, सिविल जस्टिस यानी दीवानी मामलों में फैसला सुनाने का हक भी। मतलब सोचिए, एक ट्रेडिंग कंपनी अब लोगों के पैसे और उनके न्याय दोनों पर कंट्रोल कर रही थी। बस यही वो चाबी थी जिसने सत्ता का दरवाजा उनके लिए पूरी तरह से खोल दिया। अब देखिए, जब कंपनी की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई तो 7 समुंदर पार लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को भी चिंता होने लगी। उन्हें लगा कि इस बेकाबू होती ताकत पर लगाम कसना तो बहुत जरूरी है, और यहीं से शुरू होती है कंपनी पर कंट्रोल करने की पहली कोशिश। और ये कोशिश सामने आई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तौर पर। जैसा कि सोर्स टेक्स्ट में भी साफ लिखा है, ये ब्रिटिश सरकार का पहला बहुत ही अहम कदम था कंपनी के मामलों को कंट्रोल करने के लिए। ये एक्ट अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। एक मामूली कानून नहीं था ये, बल्कि इसका संवैधानिक महत्व बहुत गहरा था। सोचिए, इतिहास में पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट सीधे सीधे एक ट्रेडिंग कंपनी के काम में दखल दे रही थी। ये इस बात का सबूत था कि अब कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक संस्था नहीं रह गई थी, बल्कि एक राजनीतिक ताकत बन चुकी थी। लेकिन कंपनी का वक्त अब पूरा हो रहा था। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही थी। एक ऐसी घटना होने वाली थी जो कंपनी के राज को हमेशा के लिए खत्म कर देगी और सत्ता को सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप देगी। और वो घटना थी 1857 का सिपाही विद्रोह, जिसे भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। इस विद्रोह की आग ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और लंदन तक इसकी तपिश महसूस हुई। ब्रिटिश सरकार को यह साफ हो गया कि अब भारत का शासन एक कंपनी के भरोसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। एक बहुत बड़े बदलाव का वक्त आ चुका था। तो यहाँ पे 2 अलग अलग दौर बिल्कुल साफ नजर आते हैं। एक तरफ है 1773 से 1858 तक का कंपनी राज, जो एक तरह का इनडायरेक्ट रूल था, और दूसरी तरफ है 1858 से 1947 तक का क्राउन रूल, यानी ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन, जब उन्होंने पूरी बागडोर अपने हाथों में लेकर एक मजबूत शाही एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा किया। तो अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहां हम देखेंगे कि ब्रिटिश राज के खत्म होने से आज़ाद भारत और हमारे संविधान की नींव कैसे पड़ी। ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। देखिए, 1947 में भारत को आज़ादी मिली और क्राउन का शासन खत्म हो गया। लेकिन इसकी तैयारी 1 साल पहले ही 1946 में शुरू हो गई थी, जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई। और फिर 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना संविधान लागू हुआ।
और भारत एक सॉवरेन रिपब्लिक बन गया। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। भले ही ब्रिटिश राज खत्म हो गया, लेकिन उसकी परछाई रह गई। उनका बनाया हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक गहरी विरासत छोड़ गया। आज हमारे संविधान की कई बातें और हमारे प्रशासन का जो ढांचा है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन के दौरान बने सिस्टम में ही हैं। जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है कि एक संविधान की जरूरत महसूस की गई और उसकी बहुत सी खूबियां ब्रिटिश राज से ही अपनाई गई। ये इस बात का सबूत है कि इतिहास कभी भी पूरी तरह से मिटता नहीं है, वो हमेशा आने वाले कल की नींव बनकर रह जाता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सोचने के लिए रह जाता है कि ब्रिटिश राज के उन दो दौर में बने जो स्ट्रक्चर थे, वो आज भी भारत को कैसे प्रभावित करते हैं? हमारे आज में उस दौर की विरासत कितनी जिंदा है? ये वो सवाल है जो इतिहास को सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारी आज की हकीकत से जोड़ता है।